Hello students, good morning. In last lecture we have discussed about the chemical effect of electric current. Now what is the electric current? Who can conduct the electric current? Electric current, that means a flow of electron. Who can conduct this electricity? Who can conduct the current? That we have discussed in previous lecture. Conductor can carry the electricity. Non-conductor cannot carry the electricity. Then electrolyte. Now what do you mean by electrolyte? Any kind of substance जो हमने experiment किया था कि any kind of substance which dissolve in water and carry the electricity, that kind of substance is known as electrolytic substance, and those solution is known as electrolytic solution. जो पानी में घुल जाएगा लेकिन वो आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, उसको हम बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, जैसे कि H2SO4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ग्लूकोज एंड सो ऑन. आज हम बात करेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में थोड़े आगे. कल तक हमने पढ़ा था, वहां से इलेक्ट्रोलाइट से आगे थोड़ा बढ़ते हैं. एक पॉइंट, कल हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था एलईडी का. सर एलईडी का मतलब क्या है? एलईडी का मतलब है लाइट एमिटिंग डायोड. क्या है इसका मतलब? लाइट एमिटिंग डायोड. ठीक है. तो एलईडी का एक्सपेरिमेंट, कल हमने एलईडी देखी थी. छोटी सी एक लाइट आती है जिसको बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड. उसमें से लाइट निकलती है. एलईडी अगर आप देखें तो एलईडी में दो पैर होते हैं. पैर इन द सेंस टू टर्मिनल्स आर देयर, वन लॉन्ग टर्मिनल, वन शॉर्ट टर्मिनल. जो लंबा जो पॉइंट है, लंबा टर्मिनल है, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव. छोटा टर्मिनल जो है, छोटा पॉइंट जो है वो नेगेटिव है. मतलब कि इसको आप बैटरी के साथ नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ोगे और इसको पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ोगे, तभी ये एलईडी शुरू होगी. ठीक है. अब बात करते हैं मेन टॉपिक की, जो मुझे आज पढ़ाना है. अगर मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करके, ये दोनों टर्मिनल बैटरी के साथ जोड़े हुए हैं, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव को कनेक्ट करने से पहले मैंने डाल दिया कोई सॉल्यूशन में. अब वो सॉल्यूशन कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, अगर वो आपको देखना है तो आप उसमें कुछ भी चीज डाल दीजिए. जैसे कि कल हमने सॉल्ट डाला था जो कि इलेक्ट्रोलाइट था, मतलब वो आयन प्रोड्यूस कर रहा था, तो एलईडी ग्लो कर रही थी, एलईडी शुरू हो रही थी. कहना यह चाहता हूं कि एलईडी बिना सॉल्टी वाटर के, मतलब जब नॉर्मल वाटर था तब एलईडी डिम लाइट दे रही थी. जब सॉल्ट डाला तो वो अच्छे से लाइट दे रही है. जब सॉल्ट डाला तो वो अच्छे से लाइट दे रही थी. जब नॉर्मल वाटर था तब वो डिम लाइट दे रही थी. अब सुनो, दूसरा एक्सपेरिमेंट ऐसा ही करते हैं कि यही लाइट, यही सब चीज रखते हैं और एक कंपास, मैग्नेटिक कंपास ले रहा हूं. मैग्नेटिक कंपास के ऊपर
मैं कितने सारे वायर को ऐसे वाउंड कर रहा हूं, वाउंड कर रहा हूं इन द सेंस ऐसे उसके ऊपर मैं रैप कर रहा हूं, ठीक है। अब जब इसमें से करंट पास होता है तो दोज मैग्नेटिक नीडल विल चेंज देयर डायरेक्शन। एक्चुअली ये मैग्नेटिक कंपास का काम क्या है सर? मैग्नेटिक कंपास का काम है डायरेक्शन दिखाना। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये दो डायरेक्शन दिखा रही है, ठीक है। जब करंट पास हो रहा है तब ये नीडल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है सर? डायरेक्शन तो कभी चेंज नहीं हो सकती है, नहीं, डायरेक्शन कभी चेंज नहीं हो सकती। तो जो कंपास ने डायरेक्शन चेंज की वो क्या है? जो कंपास ने डायरेक्शन चेंज की दैट इज ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब आप इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसके वो वायर के अराउंड, जो वायर है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो दो मैग्नेट हो गए, एक तो खुद निडल, एक जो मैग्नेटिक निडल है वो एक तो मैग्नेट है ही, दूसरा मैग्नेट ये वायर बन गया है। तो दो मैग्नेट हो गए तो आइदर बोथ मैग्नेट विल रिपल्स टू ईच अदर और बोथ मैग्नेट विल अट्रैक्ट टू ईच अदर। कुछ तो होगा, दो मैग्नेट साथ में रह गए तो आइदर दोनों अट्रैक्ट करेंगे या फिर दोनों रिपल्स करेंगे। तो ड्यू टू दिस रिएक्शन दिस मैग्नेटिक नीडल विल चेंज देयर डायरेक्शन। समझ में आया? तो इसे बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअली हमारा चैप्टर का टाइटल है केमिकल इफेक्ट, लेकिन ये बात 10th स्टैंडर्ड में आने वाली है। ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली फर्स्ट टाइम हो गया था ऑस्ट्रेड के साथ हो गया था। इन जानबूझ के नहीं किया गया था ये एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली ऑस्टेड वाज अ टीचर ऑफ साइंस इन डेनमार्क स्कूल। ऑस्टेड जो था वो डेनमार्क की कोई स्कूल में साइंस का टीचर था, तो वो एक्सपेरिमेंट करवा रहा था सब। जब उसका लेक्चर खत्म हुआ तो उसने देखा कि नीडल जो कंपास की जो नीडल थी वो इस डायरेक्शन में थी, सडनली ये चेंज हो गई। तो उसने ऐसा सोचा कि कौन सा चेंज हुआ कि नीडल ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। तो ऐसे कोइंसिडेंटली मैग्नेटिक इफेक्ट उसको देखने मिली कि जब वायर में से करंट पास हो रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है भाई। तो whenever the current passes through the conductor it will itself it is behave as a magnet। तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। दैट यू विल लर्न इन 10th स्टैंडर्ड इन ब्रीफ, बट डोंट वरी, वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल इफेक्ट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट। सो सिर्फ ये बात कर ली मैंने करंट की मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, अब हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल इफेक्ट। तो केमिकल इफेक्ट क्या हो रही है? केमिकल इफेक्ट को पढ़ने के लिए मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूं, इलेक्ट्रोलिसिस। वैसे 10th स्टैंडर्ड में और भी दो प्रोसीजर आ रही है, मैं आपको करवा दूंगा अभी से ही, आपको आना चाहिए, भले टेक्स्ट बुक में ना हो। बात वही है, कंसेप्ट वही है, इजी भी है। सर इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब व्हाट? इलेक्ट्रोलिसिस मतलब ऐसा समझ लो कि कोई भी चीज when current electric current passes through the water it will decompose some substance। ऐसा सिंपली समझ लो, ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको डेफिनेशन दी। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं पूरा एक्सपेरिमेंट और फिर हम कुछ डिफाइन करेंगे अच्छे से। चलो, ये कुछ मैंने वेसल लिया है, बकेट लिया हुआ है जिसके अंदर पानी भर दिया है। सपोज ये मैंने पानी भरा हुआ है। अब मैं इसके साथ केमिकल रिएक्शन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा।
ये एक मैंने कोई इलेक्ट्रोड डाला है। इलेक्ट्रोड मतलब आप ऐसा समझ लो कि अभी कोई मेटल रखी हुई है। अच्छा, दो एक्सपेरिमेंट हम करने वाला है। कोई मेटल डाली हुई है, मेटल का रोड डाला हुआ है, ऐसा समझ लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं बैटरी के साथ। ये बैटरी का सिंबल है कि बैटरी को ऐसे ड्रॉ करते हैं भाई, है ना। ये बड़ा जो लाइन मैंने बड़ी जो लाइन ड्रॉ की है दैट इज पॉजिटिव, छोटी लाइन जो है उसको नेगेटिव बोलते हैं, कैथोड। और ऐसी बहुत सारी मैंने बैटरी कंबाइन करके हाई वोल्टेज जनरेट किए हुए हैं। अब मैं स्विच, ये स्विच का सिंबल है, स्विच ऐसे ड्रॉ करते हैं। मैंने स्विच ऑन की है। सर इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है सुनो। ये जो पानी हमने डाला हुआ है H2O, उसमें अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो ये पानी जो है उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, डिसएसोसिएट हो जाएगा। डिसएसोसिएट मतलब पानी सेपरेट, पानी में जो चीज है, जो कंटेंट है, वो सेपरेट होने लगेंगे। कैसे देखते हैं। सर हमें मालूम है H2O में से क्या निकल सकता है, एक H प्लस एक O2 माइनस निकलेगा, है ना। जैसे NaCl में Na प्लस Cl माइनस, मतलब आयन बनेगा। तो H2O जो है वो सेपरेट हुआ, डिसएसोसिएट हुआ, डिकम्पोज हुआ, टूट गया, तो H प्लस निकल के आया, O2 माइनस निकल के आया। कहना यह चाहता हूं कि ये जो H प्लस आयन बन रहा है पानी में से, वो कैसा है, पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, कैटायन। ये जो है ऑक्सीजन, वो नेगेटिव आयन बन के निकला है। जो नेगेटिव आयन है उसको हम क्या बोलते हैं, एनायन। क्यों, क्योंकि एनायन है वो एनोड की ओर दौड़ता हुआ जा रहा है, कैटायन जो है वो कैथोड की ओर दौड़ता हुआ जा रहा है। तो जो पॉजिटिव है दैट इज अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द नेगेटिव, नेगेटिव अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव। तो ये दोनों ऐसे दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब सुनो, बात ये थी कि जो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होके जा रहे हैं, कौन पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होके जा रहा है, ऑक्सीजन। पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट कौन होगा, नेगेटिव। तो जो नेगेटिव आयन जो है वो सब, ऑक्सीजन जो है वो यहां पे एनोड की ओर एनायन आके सब चिपक जाएंगे। सर ये तो ऑक्सीजन हमें कैसे दिखाई देगा, सुनो, ऑक्सीजन कैन नॉट डिजोल्व मच मोर इन वाटर, ज्यादा डिजोल्व नहीं हो सकता है भाई। तो ये ऑक्सीजन जाए तो जाए कहां, ऑक्सीजन जाएगा कहां, ऑक्सीजन जो है वो ये इलेक्ट्रोड के अराउंड बबल के फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है। ये जो ऑक्सीजन है दैट इज नेगेटिव आयन, सो दैट नेगेटिव आयन अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव आयन एंड अराउंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड those all oxygen will be deposited, सब ऑक्सीजन यहां पे जमा होगा। H प्लस ऐसे ही, H प्लस जो है वो तो पॉजिटिव आयन है, तो those positive ion attracts towards the negative and सब H प्लस आयन, मतलब H प्लस आयन सर दिखाई थोड़े देंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये H प्लस आयन है। तो फिर भी वही मैं बोल रहा हूं कि भाई ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बबल के फॉर्म में यहां पे डिपॉजिट हो रहा है। ऑक्सीजन पता थोड़ी चलेगा कि देखो ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, दिखाई नहीं देगा भाई। तो वो बबल के फॉर्म में वहां पे डिपॉजिट हो रहा है। तो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसीजर। केमिकल रिएक्शन के दौरान ये यहां पे जमा हो रहा है। ऐसा ही दूसरा एक्सपेरिमेंट, ये H2O जो है वो सेपरेट होके H2 प्लस O2 बन के निकला है। O2 बन के कौन सी साइड से निकला है, तो O2 जो है
वो एनोड के ऊपर निकला है और H प्लस जो है वो कैथोड के ऊपर से निकला है। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन तो बहुत सिंपल थी, तो सिर्फ कंप्लीट करवा दी हमने। अब बात कर रहे हैं ऐसा एक और एक्सपेरिमेंट जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन यही सब चीज है। इलेक्ट्रोलिसिस नाम भी वही है, इलेक्ट्रोलिसिस 10th स्टैंडर्ड में आ रहा है, आपको आना चाहिए भाई, क्योंकि यही बात है, यही चीज हम फिर से पढ़ने वाले हैं। क्या कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड वाला, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सिंपल सी बात है, वही टॉपिक, वही कंसेप्ट, वही आइडिया, सब वही, नाम भी तो वही है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, सुनो, इलेक्ट्रोलिसिस का यूज कहां पे हो रहा है मैं आपको दिखा रहा हूं। इफ यू वांट टू गेट 100% प्योर मेटल लाइक गोल्ड, लाइक सिल्वर, लाइक कॉपर, अगर आपको 100% प्योर मेटल चाहिए तो सिर्फ एक रिएक्शन ऐसी है जो आपको 100% प्योर मेटल दे सकती है। कौन सी रिएक्शन है, तो ये है इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। उसमें क्या होता है, यही चीज, अब मान लो कि ये पानी जो है ना, उसकी जगह पे मैं, एक मिनट, मुझे क्या प्योर करना है, क्या 100% प्योर चाहिए, सपोज मुझे कॉपर चाहिए, क्या चाहिए, कॉपर, 100% प्योर कॉपर चाहिए अगर आपको, तो आपको इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल करना है। यहां पे मैंने पानी फिल किया था, पानी भरा हुआ था, आपको उस जगह पे कॉपर सल्फेट भरना है। सर कॉपर सल्फेट भर के क्या करना है, जैसे ही आप इसमें कॉपर सल्फेट भर देंगे क्या होगा, कॉपर सल्फेट भरना है, अगर पहली बात ये समझ लो, माइंड में सेट कर लो कि जो चीज को प्योर करनी है उसका सल्फेट लेना है। मुझे कॉपर को प्योर करना है, प्योर कॉपर चाहिए, तो ये कॉपर सल्फेट मैंने प्योर भरा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये दोनों इलेक्ट्रोड मैंने ऐड किया। सर ये इलेक्ट्रोड मतलब है क्या, जमीन में से कॉपर की कोई जो क्या बोलते और कॉपर की और निकली हुई है, जमीन में से जो कॉपर की और निकली हुई है उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं। दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो इंप्योरिटी होगी, जमीन में से निकला है, सपोज कोई रॉक के फॉर्म में निकला, कोई स्टोन है, कोई पत्थर है, ठीक है, मैंने उसको यहां पे डीप किया हुआ है और स्विच ऑन की, तो वो स्टोन में से जितने कॉपर के पार्टिकल होंगे, सिर्फ कॉपर के, तो कॉपर के जो पार्टिकल होंगे वो बन जाएंगे Cu+2, Cu+2 बन गए, और उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए। ये पहला सेमेस्टर में हम ये पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े तो ध्यान से पढ़ लो अभी से। कॉपर, इसमें से कॉपर के आयन बन गए Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन, तो Cu+2 जो है कॉपर के जो आयन है वो पॉजिटिव है, तो यहां से कॉपर निकल के बाहर आएगा, क्यों, सेम रिपल्स टू ईच अदर, कॉपर को कॉपर रिपल्स करेगा, सॉरी कॉपर एनोड पॉजिटिव आयन के साथ जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ, और खुद भी तो पॉजिटिव हो गया है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्स टू ईच अदर, ये जो एनोड है उसकी वजह से इसके ऊपर धक्का लगेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्स कर रहा है, तो ये कॉपर चला जाएगा उधर, क्यों, यहां से पॉजिटिव को रिपल्स कर रहा है, उधर से कैथोड पॉजिटिव को खींच रहा है, तो सेम रिपल्स टू ईच अदर एंड अपोजिट अट्रैक्ट्स टू ईच अदर, तो यहां से कॉपर के एक एक पार्टिकल चुन चुन के उधर जाने वाले हैं, कहां पे, कैथोड पे, तो कॉपर के सब पार्टिकल्स वहां पे चले गए, Cu+2 बन गए, वहां पे Cu+ बन के वहां पे गए, डिपॉजिट हुए, वहां पे जमा हुए,
दो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए सर? वो दो इलेक्ट्रॉन ये वायर में चले जाएंगे और घूम फिर के यहाँ पे आएंगे। तो कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी? वो Cu+2 इधर से गया, 2 इलेक्ट्रॉन घूम के आया और यहाँ पे आके डिपॉजिट हो गए, बन गया क्या? कॉपर। सर तो ये तो हमने कॉपर डाला था, ये रिएक्शन हो रही है एनोड पे, ये रिएक्शन हो रही है कैथोड पे। तो सर दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? सुनो, ये कॉपर हमने डाला था एनोड में, ये कॉपर निकला कैथोड में। तो कॉपर डाला था, कॉपर निकला, इसमें नहीं क्या बात हुई? सर हमने जो कॉपर डाला था वो इम्प्योर था, रॉक सॉल्ट के सॉरी स्टोन के फॉर्म में डाला था, जमीन में से जो निकला वही हमने रख दिया था। वहां पे जो डिपॉजिट हुआ है ना कॉपर, वो 100% प्योर कॉपर होगा सर। ये 10th स्टैंडर्ड की रिएक्शन है। आफ्टर दिस रिएक्शन यू कैन एबल टू सी, जो कैथोड के साथ कनेक्टेड होगा कॉपर, जो चीज हमने कनेक्टेड की थी कॉपर के कैथोड के साथ, आफ्टर दिस रिएक्शन वेट विल बी इंक्रीज, उसका वेट इंक्रीज हुआ होगा और ये एनोड का वेट डिक्रीज हुआ होगा। क्यों? क्योंकि यहां से जितने कॉपर के पार्टिकल्स थे वो तो सब उधर चले गए, मतलब इसका वेट कम हो गया, इसका वेट बढ़ गया, दैट्स इट। 10th स्टैंडर्ड की रिएक्शन इतनी है भाई, बोलो है ना इजी? फिर ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। सर एक मुझे आइडिया आ रहा है, सपोज सुनो एक आइडिया और, एक एक्सपेरिमेंट और हो जाए ना? हाँ, सामने होते तो आंसर देते। एक एक्सपेरिमेंट और, कुछ टेक्स्ट बुक में तो सब है ही, ये नहीं है, लेकिन टेक्स्ट बुक से भी आपको थोड़ा ज्यादा आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए भाई आपके पास। चलो एक एक्सपेरिमेंट और हो जाए। अगर मैं यहां पे कोई स्पून, कोई चम्मच रख रहा हूं, क्या होगा? जस्ट इमेजिन, कोई भी चम्मच रख रहा हूं मेटल की, और मैंने स्विच ऑन की, प्रोसीजर तो यही होने वाली है और यही होगी, क्योंकि कॉपर सल्फेट डाला हुआ है, कॉपर का रोड डाला हुआ है, तो कॉपर के रोड में से, एनोड में से कॉपर के आयन बन जाएंगे। कॉपर के आयन बन रहे तो वो कॉपर के आयन कहां पे जाएंगे? कैथोड के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव है और वो कैथोड नेगेटिव है। अब ध्यान से सुनो, ये जितने कॉपर के आयन जा रहे हैं कैथोड के ऊपर, मतलब चम्मच के ऊपर, तो जितनी चम्मच हमने डीप की हुई है, इमर्ज्ड की हुई है, वो सब, वो उतने पार्टिकल्स, इतने पार्ट पे ऊपर, जितना पार्ट डूबा हुआ है उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिटेड होता है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। समझ में आया कुछ? इलेक्ट्रोप्लेटिंग वर्ड कहीं पे सुना हुआ है ऐसा लग रहा है आपको? नाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब क्या? कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे मटेरियल का कोटिंग करना है। तो देख लो, चम्मच के ऊपर कॉपर का कोटिंग हो गया भाई, तो चम्मच के ऊपर कॉपर का कोटिंग कर लिया मैंने, तो ये प्रोसीजर को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अल्टीमेटली सब इलेक्ट्रोलिसिस ही है। देख लो, कॉपर का प्योरिफिकेशन किया, प्योर कॉपर हमने फाइंड की। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब क्या? कोई भी एक मेटल का कोटिंग दूसरे मेटल के ऊपर करना है। कोई एक मेटल जो सपोज यहां पे कॉपर थी, तो चम्मच के ऊपर कॉपर का कोटिंग हो गया, तो दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, प्लेटिंग करने की प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अल्टीमेटली हमारा टॉपिक वही है, भले ही सिलेबस में ना हो, टॉपिक वही चल रहा है भाई। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्सप्लेन करो तो आपको यही लिखना है कि जो चीज का आपको कोटिंग करना है, जो चीज का, उसको एनोड के साथ कनेक्ट कर दो। जो चीज के ऊपर आपको कोटिंग करना है उसको आप कैथोड के साथ कनेक्ट कर दो। तो after the reaction, after the electrolysis, after the purification, after the electroplating, you can note that
एनोड का वेट डिक्रीज हुआ है और कैथोड का वेट इंक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सब मेटल डिपॉजिट हो रही है, उसके ऊपर सब मेटल जमा हो रही है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हमने थोड़ी डेप्थ में पढ़ी है। तो ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आपकी टेक्स्ट बुक में सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस का। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग की सिर्फ थोड़ी सी बात की हुई है, हमने पूरा पूरा एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो ये तो हमने कर ली कि जिसके ऊपर आपको कोटिंग करना है उसको कैथोड के साथ, जिस ऑब्जेक्ट का कोटिंग करना है, जिस चीज का, जिस मटेरियल का कोटिंग करना है उसको एनोड के साथ कनेक्ट कर दो। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग रिएक्शन ऐसे कंप्लीट हो रही है हमारे यहाँ पे। सर इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करना चाहिए? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने का फायदा क्या है भाई? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने का फायदा नंबर 1, सपोज अगर आयन है मेटल, Fe मतलब मेटल, आयन, Fe आयरन। आयरन की प्रॉपर्टी क्या है? तो आयरन जो है मजबूत है, हैवी है, वो सब अच्छी प्रॉपर्टी है, वो अच्छी तो बात है, वो मजबूत है तो। लेकिन उसका एक ही डिसएडवांटेज है, क्या? उसको रख दो तो उसके ऊपर जंग लग जाएगी, कोरोजन हो जाएगा, है ना, इट विल कोरोड। तो ये प्रॉब्लम है इसका। तो एक काम करो, आयन के ऊपर हम जिंक का कोटिंग लगा देते हैं इसी प्रोसीजर से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसीजर से, कि आयन को हम यहां पे कैथोड के साथ कनेक्ट करेंगे, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे, जिंक मटेरियल को लेके हम एनोड के साथ कनेक्ट करेंगे, और ये प्रोसीजर होने के बाद जिंक का कोटिंग हो जाएगा आयन के ऊपर। तो इसको, ऐसे आयन को हम बोलेंगे गैल्वेनाइज्ड आयन। जिंक आयन कोटेड विथ जिंक, that kind of iron is known as galvanized iron, और ये प्रोसीजर को हम बोलेंगे गैल्वेनाइजिंग। जैसे अगर हम पंचर बनाने जाएंगे तो वल्केनाइज्ड पंचर, कहीं पे बोर्ड लगा हुआ होता है वल्केनाइज्ड पंचर, है ना, तो वल्केनाइज्ड वो प्रोसीजर है, सॉरी वल्केनाइज्ड रबर वो एक सल्फर ऐड करके बनाया हुआ पंचर है, लेकिन वो प्रोसीजर को बोलते हैं वल्केनाइजिंग। ऐसे ही अगर आयन के ऊपर जिंक का कोटिंग कर दिया जाए तो वो आयन को बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन, और वो प्रोसीजर को बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। सर इससे फायदा क्या होगा? जो आयरन है उसको जंग लग जाती थी, तो उसके ऊपर अगर जिंक का कोटिंग लगा दिया, that iron is known as galvanized iron, और अब आयन को कोरोजन नहीं होगा, है ना, आयन को अब जंग नहीं लगेगी क्योंकि उसके ऊपर कोटिंग आ गया है जिंक का। तो जो कुछ भी डैमेज होगा, जो कुछ भी सपोज कोरोजन हो रहा है, तो पहले किसका होना पड़ेगा, किसको ये डिफेक्ट इफेक्ट होनी पड़ेगी? पहले ही जिंक को एंड देन आयन को। तो zinc is provide the protection to iron, or we can say that it will make anti corrosive। तो आयन को बना दिया एंटी कोरोसिव, उसको कोरोजन नहीं होगा भाई। फिर उसके बाद मशीनरी स्पेयर पार्ट जो है उसको भी ऐसे कोटिंग कर दिया जाता है, ठीक है। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे किया जाता है। एक मेटल का दूसरी मेटल के ऊपर कोटिंग करने की जो प्रोसेस है दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग की यूज कहाँ है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो प्रिंसिपल है वो तो इलेक्ट्रोलिसिस ही है अल्टीमेटली। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूजेस के बारे में।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग के 2-3-4 यूजेस है। जैसे कि पहला यूज हमने अभी देखा कि भाई कोई मेटल है आयन, आयन को जल्द वो इरोजन, व्हाट यू कैन से रस्टिंग हो जाता है, उसके ऊपर जंग लग जाती है। तो उसको जंग से बचाने से ज्यादा एक्टिव, आयन से ज्यादा एक्टिव कौन है? तो जिंक। तो जिंक का कोटिंग अगर आयन के ऊपर ऐसे भी आप कर लो तो उसको बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज नॉन एज गैल्वेनाइजिंग, एंड दैट आयन कोट आयन जो है इज कॉल्ड गैल्वेनाइज्ड आयरन। उससे क्या होगा कि जो आयन है उसके ऊपर जिंक की परत लग जाती है, तो जो जंग लगेगी या फिर कोई डैमेज होगा तो पहले जिंक को होगा, ठीक है। तो दैट known as galvanized iron and that process is known as galvanizing। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का पहला यूज है गैल्वेनाइज्ड आयन बनाने में। दूसरा यूज क्या है? तो जो चीप ऑर्नामेंट है, कोई अदर ऑर्नामेंट्स या फिर आप कह सकते हो चांदी के ऑर्नामेंट्स, उसके ऊपर गोल्ड की कोटिंग लगा देते हैं ताकि वो ओरिजिनल गोल्ड के ऑर्नामेंट्स लगे, ठीक है। तो ये एक बात है कि गैल्वेनाइज्ड आयन का यूज है इनका जो है कि कोई भी ऑर्नामेंट्स के ऊपर आप कोटिंग कर सकते हो गोल्ड का, तो दैट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर, भाई कोई भी ऑर्नामेंट्स के ऊपर आप गोल्ड का कोटिंग कर दोगे तो दिखने में हूबहू वो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स लगते हैं, लेकिन पहनने वाले या फिर बनाने वाले को ही पता होता है कि वो एक्चुअली गोल्ड का ऑर्नामेंट्स नहीं है। तीसरा उसका यूज है कि क्रोमियम। क्रोमियम जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत कॉस्टली होता है, तो क्रोमियम का कोटिंग कर सकते हैं हम, और उससे क्या होगा? एक क्रोमियम हैविंग वन प्रॉपर्टी, क्रोमियम की एक प्रॉपर्टी ये है कि क्रोमियम जो है वो लस्टरियस प्रॉपर्टी है, वो एकदम शाइनिंग सरफेस बना देता है। तो कोई भी ऑटोमोबाइल या फिर व्हीकल्स के स्पेयर पार्ट बनाने के लिए ये क्रोमियम का कोटिंग लगा दो, एकदम शाइनिंग सरफेस मिलेगी आपको। तो ये तीसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। और चौथा यूज जो है वो फूड पैकेजिंग में है। जैसे कि हम कोई अभी कोई भी चीज आप हम खाने की चीज पार्सल लेके जाते हैं घर पे, तो वो हम कंटेनर में ले जाते हैं। एक्चुअली प्लास्टिक इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, तो कोई भी गर्म चीज आप प्लास्टिक के कंटेनर में डालो, उससे अच्छा है कि कोई मेटल के कंटेनर में डाल के पार्सल करवाओ। तो सर मेटल के कंटेनर में पार्सल कैसे करेंगे? तो जो मेटल का कंटेनर है उसके ऊपर टीन की कोटिंग अगर कर दी जाए, जो कि जो टीन मिलता है थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला का जो टीन होता है सोडे का, वो एक्चुअली कोटिंग किया हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर वो आयन जैसे कोई मटेरियल में से बनाते तो उसमें जंग लग जाता, तो उसके ऊपर टीन का कोटिंग कर देते हैं, जो टीन उससे कम रिएक्टिव है। तो अब जब आप कोई गर्म खाने की चीज अंदर डालोगे वो पैकेट में या फिर वो टीन में आप फिलअप करोगे, तो वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगी, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा? सपोज कोई आयन का टीन है, आयन या फिर ऐसे कोई मेटल का बना हुआ है, कोई खाने की चीज गर्म अंदर भरी आपने, तो उसके साथ रिएक्शन कर लेगा। एक एग्जांपल, हमने सोडे का टीन लिया है, कोका कोला का टीन है सपोज, तो कोका कोला का टीन अगर आयन में से या फिर ऐसी कोई मटेरियल में से बनाया हुआ है तो उसके अंदर जंग लग जाएगी। तो एक काम करते हैं, उसके ऊपर टीन का कोटिंग लगा दो या फिर टीन का ही वो बना दो, तो उससे क्या होगा? टीन मेटल है एक, उसका बना दो, तो क्या फायदा होगा कि जो अब आप गर्म या ठंडा चीज अंदर भरोगे वो उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा या फिर बिल्कुल स्लो रिएक्शन करेगा, ताकि हमारी हेल्थ को ज्यादा नुकसान ना हो। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूजेस की बात कर ली। तो ओके, चलो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है सर, छोटा सा चैप्टर है बिल्कुल। पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? हमने पहला पढ़ा इंसुलेटर, तीसरा क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोलाइट,
दूसरा क्या था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, देन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, फिर इलेक्ट्रोलिसिस, फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूजेस। ये इतनी चीज है भाई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा चैप्टर है लेकिन सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं 10th स्टैंडर्ड और आगे जाके 11th केमिस्ट्री में बहुत काम में आएगा आपको। पहला है कंडक्टर, रिवाइज कर लेते हैं, फास्ट रिवीजन। कंडक्टर मतलब क्या, कोई भी सब्सटेंस, एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस विच अलाउड टू पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, जो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी पास करने दे रहा है उसको बोलेंगे हम कंडक्टर। फॉर एग्जांपल मेटल, सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर, कॉपर इज सेकंड गुड कंडक्टर। उसके बाद बात आ रही है इंसुलेटर। इंसुलेटर किसको बोलेंगे सर हम? इंसुलेटर मींस एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस व्हिच डू नॉट अलाउ द पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, खुद में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करने देगा, उसको बोलेंगे हम इंसुलेटर, जैसे कि वुड, प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा। फिर उसके बाद था इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस मतलब एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस विच कैन डिसॉल्व इन वाटर, जो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा और डिसॉल्व होके फिर वो आयन में सेपरेट हो जाएगा। डिसॉल्व हो जाएगा, आयन में सेपरेट हो जाएगा, फिर वो आयन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो दैट काइंड ऑफ मटेरियल इज नोन एज, दैट काइंड ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, एंड दोज डिसॉल्व्ड solution is known as electrolytic solution. फिर बात आ रही है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, उसको क्या है, वो मतलब क्या है उसका? नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस इज ए सब्सटेंस विच डिसॉल्व वाटर बट कांट कैरी द करंट, वो कंडक्ट नहीं कर सकते करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को। तो दैट काइंड ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, मिथेनॉल एक्सेट्रा। देन इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम वो इलेक्ट्रिसिटी पानी को डिसोसिएट करेंगे। पानी मतलब H2O, H2O में से H प्लस O माइनस, तो H प्लस पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन इज ऑल्सो नोन एज cation, negative ion is also known as anion because those negative ion is attracts towards the positive electrode, anode, that's why it's called anion. Negative ion is attracts towards the anode, that's why those negative known as anion. So ये बात हमने पढ़ी थी। फिर बात आ रही थी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब एक मेटल का कोटिंग दूसरी मेटल के ऊपर करना, that procedure is known as electroplating. इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूज अभी हमने पढ़े, 4 यूजेस है मोस्टली हमारे रियल लाइफ में, ऐसे ही 4 यूज हमने देखे। पहला क्या था सर, याद करो, पीछे से याद करते हैं, टीन या फिर फूड पैकेजिंग में। तीसरा क्या है, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स के स्पेयर पार्ट बनाने में। चौथा क्या था, तीसरा था कि गैल्वेनाइज्ड आयन बनाने में। चौथा क्या था, ऑर्नामेंट्स के ऊपर कोटिंग करने में। ठीक है, तो ये 4 यूजेस है। तो आज के होमवर्क में, इन होमवर्क वी हैव टू राइट इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन एंड दूसरा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ फिगर एंड यूजेस। 4 यूजेस आर देयर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के 4 यूजेस है एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। उसमें भी ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो है 10th स्टैंडर्ड 2nd या 3rd चैप्टर में आएगी केमिस्ट्री में। ठीक है, तो अच्छे से ये पढ़ लो। ये होमवर्क में 2 टाइम्स लिखना है एज पर आवर रूल, जो भी करवाते हैं 2 टाइम्स लिखना है। कोई भी डाउट हो बिंदास कभी भी आप मैसेज कर सकते हो बेटा। ओके, थैंक यू।